वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल फ़ारूक, आप देख रहे हैं एफएस अब्रॉड गाइड। सो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको गाइड करूंगा कि आप अगर स्टडी के लिए या वर्क वीज़े के लिए यूके या यूरोप में आना चाहते हैं तो कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स होंगी जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे और क्या प्रोसीजर होगा A to Z। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं यूके में 2024 सितंबर इनटेक में या 2025 जनवरी में सितंबर में, तो डॉक्यूमेंट्स ये सेम जो मैं आपको अभी लिस्ट प्रोवाइड करूँगा आपको ये प्रोवाइड करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स आप पहले से अरेंज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन मेन जो प्रोसीजर होता है स्टडी वीज़े के लिए यूके का बैचलर्स का, जो मेरा अपना भी था, जो मैंने देखा है दूसरों का भी बैचलर्स वालों का, मेन इसको अगर हम में डिवाइड करें तो 3 स्टेप बनते हैं। सबसे पहला जो है वो आ गया डॉक्यूमेंटेशन। इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने मुकम्मल कर लिया, फिर इसका प्रोसेस होगा। प्रोसेस में आगे 2 सब कैटेगरीज आ जाती हैं, वो आप कह लें यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस है, उसके बाद वीज़ा प्रोसेस है, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो ये कि पैक एंड गो। सही है, तो ये स्टेप्स हैं, कुछ ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। स्टडी वीज़ा इजीली मिल जाता है अगर आप ये डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर लें और प्रोसेस को सही तरीके से करें। तो करने से पहले आपको समझना होगा कि ये चीज़ है क्या। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको गाइड करूंगा कि अगर आप बैचलर्स के लिए आना चाहते हैं 2024 या 2025 में तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो गाइस, जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट। जो पाकिस्तानी पासपोर्ट या इंडियन पासपोर्ट, जो भी व्यूवर्स हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। इवन कंसल्टेंट के पास आपने जाना है, उसके पास जाने से पहले भी देखें, डॉक्यूमेंटेशन में भी ना दो कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक हम कर लेते हैं कि बिफोर कंसल्टेंट, मींस के आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स मैनेज करने हैं। मींस के वो डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास नहीं है तो आप कंसल्टेंट के पास ना जाएं और ना ही अपना प्रोसेस स्टार्ट करें, ना इसके बारे में सोचें, पहले वो डॉक्यूमेंट्स आप पूरे करें। क्योंकि आपको बताया 3 स्टेप हैं। जो सबसे लंबा स्टेप है वो है डॉक्यूमेंटेशन का। प्रोसेस में टाइम नहीं लगता, पैक एंड गो तो आपको पता ही है, टिकट करवाई गए। तो सबसे जो लेंथी है वो डॉक्यूमेंटेशन है। इसको हमने अब 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक हो गया जो बिफोर प्रोसेस, बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस जो आपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी करनी है, और एक जो ड्यूरिंग प्रोसेस आपने पूरी करनी है। ठीक है, 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि आपको कंसल्टेंट के पास जाने से पहले या बाहर के बारे में, बैचलर्स के बारे में सोचने से पहले कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने मैनेज करने हैं सबसे पहले। तो पहला मैंने आपको बताया पासपोर्ट है। पाकिस्तान में वैसे भी आपको पता है इस वक्त बहुत डिलेज़ हो रहे हैं पासपोर्ट। इवन के जो अर्जेंट भी बनवाते हैं उनके भी इतना टाइम लग रहा है, 1.5-2 माह बाद उनको पासपोर्ट मिल रहे हैं। जो नॉर्मल है वो तो 3-4 माह कहीं नहीं गए ना। तो देखें कितना लेंथी प्रोसेस है पासपोर्ट का, डॉक्यूमेंटेशन का। सही है, तो सबसे पहले आपने अपना पासपोर्ट, और पासपोर्ट के भी मैं यहाँ शो कर देता हूँ पेज जो फर्स्ट है उसका, जहाँ पे सारी डिटेल्स हैं हमारी, और जो पेज 2 है, पेज नंबर 2 जो पासपोर्ट का होता है, वहाँ पे साइन करने होते हैं। ये दोनों आपने स्कैन करने हैं। जब आपके पास ये आ जाएंगे, आपका पहला डॉक्यूमेंट पूरा हो गया है जो आपने अपना प्रोसेस स्टार्ट करवाने से पहले या कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपने मैनेज करना है लाजमी। जो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आईडी कार्ड। आईडी कार्ड होना चाहिए, क्योंकि वो भी बनने में टाइम लगता है। आईडी कार्ड की ज़रूरत हमें पड़ती है, वीज़ा प्रोसेस में पड़ती है। उसके अलावा कंसल्टेंट भी आपसे मांग लेता है आईडी कार्ड, यूनिवर्सिटी भी आपसे कह देते हैं कि हमें आईडी कार्ड, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड दिखाएं। सही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। 2 डॉक्यूमेंट्स हो गए, पासपोर्ट और आपका आईडी कार्ड। जो तीसरे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपके ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वो क्या हैं, जैसे कि बात हो रही है बैचलर्स की। बैचलर्स के लिए आपने पहले मैट्रिक किया है, मैट्रिक के बाद आपने इंटरमीडिएट किया है। तो उसमें एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स कौन से होंगे? सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड ओरिजिनल। सही है, वो मैं यहाँ शो कर देता हूँ उसका टेम्पलेट, तो आपको पता लग जाएगा। सही है, मैट्रिक और इंटरमीडिएट, इन दोनों के ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड, इन दोनों के रिज़ल्ट कार्ड के बाद इन दोनों की जो ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं, जो हमें हायर एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो ओरिजिनल डिग्रीज़ हैं, उनके भी मैं टेम्पलेट शो कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो मैं किन डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूँ। सही है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मैंने 3 डॉक्यूमेंट्स कहे हैं जो आपने मैनेज पहले करने हैं, फिर आपने सोचना है कि ठीक है अब मैं बाहर जा रहा हूँ तो मैं कंसल्टेंट के पास जाके अपना केस शुरू करवाऊँ। सही है, सो पहला डॉक्यूमेंट बताया पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, ये 3 डॉक्यूमेंट्स हो गए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। सही है, उसमें आइट्स आ जाता है, पीटी आ जाता है, टोइफल आ जाता है, डुलिंगो आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे लेंथी जो मेरे प्रोसेस में
पर्सनली मुझे सबसे ज़्यादा टाइम आर्ट्स में लगा, सही है। और बैचलर्स के लिए मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप आर्ट्स करें। आर्ट्स के साथ आपके अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं ना। अगर आप फ़र्ज़ करें आप यूके में नहीं अप्लाई करना चाहते, तो ऑल ओवर वर्ल्ड जहाँ मर्ज़ी आप अप्लाई करेंगे, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट में दिक्कत नहीं आएगी। आइट्स हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है। पीटी में ऑप्शंस कम हो जाती हैं, टोफल में भी कम हो जाती हैं। डुओलिंगो तो मेरे ख्याल में यूएसए में भी सिर्फ एक्सेप्टेबल है। यूके की चंद यूनिवर्सिटी वो भी बैचलर्स को नहीं एक्सेप्ट करेंगी डुओलिंगो पे ना। तो सबसे जो ज़्यादा अप्रूव्ड है वो आइट्स है। आइट्स ईजी है, मुश्किल नहीं है, ईजी बिल्कुल ईजी है। मैंने किया है तो ईजी था, इतना मुश्किल नहीं है। इसके बारे में मैं गाइड कर दूंगा अगर किसी को ज़रूरत हुई इसके बारे में। खैर, ये मैंने आपको बताया चौथा डॉक्यूमेंट, सही है। पहला मैंने कौन सा बताया, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सही है। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पहले अपने रेडी कर लेने हैं, क्योंकि इनमें टाइम लगता है। अगर आप डिग्रीज़ अप्लाई करते हो, देखें अब जिस बंदे ने सितंबर इनटेक के लिए फ़र्ज़ करें, सितंबर इनटेक के लिए उसके जुलाई में उसने पेपर दिए हैं सेकेंड ईयर के अपने इंटरमीडिएट के, तो उसकी डिग्री कैसे मिलेगी सितंबर इनटेक से पहले पहले, सही है। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उसके अल्टरनेटिव हो जाते हैं, वो भी मैं आपको बता दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन कोशिश करें कि अपनी चीज़ें पहले क्लियर कर लें, क्योंकि आपकी प्रोफाइल जितनी स्ट्रॉन्ग होगी ना, यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलने के उतने चांसेस ज़्यादा हैं। कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी रिजेक्ट नहीं कर सकेगी अगर आप ये डॉक्यूमेंट जो मैं बता रहा हूँ ये आप उन्हें प्रोवाइड करते हैं अच्छे तरीके से। सारे डॉक्यूमेंट्स जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करते हैं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट नहीं कर रही, सही है। खैर, ये 4 डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं जो अपने कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपने रेडी कर लेने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। इनके अलावा सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, सही है। ठीक है, अब इन डॉक्यूमेंट्स के बाद आ जाते हैं कि अगर आप और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको बैचलर्स के लिए चाहिए होंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के बाद जो अगर आपने प्रोसेस अपना स्टार्ट करवा लिया है, ड्यूरिंग प्रोसेस आप कंसल्टेंट के पास गए हैं, उन्होंने आपको किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया, आपका पासपोर्ट लिया है, तो उसके बाद जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा वो कंसल्टेंट आपके लिए बनाएगा। उसे कहते हैं एसओपीज़, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कहते हैं। उसमें हमने बताना होता है यूनिवर्सिटी को कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, कौन से कोर्स के लेना चाहते हैं, मैं कितना इंटरेस्टेड हूँ इस कोर्स में, मेरा जो पिछला रिकॉर्ड है, मींस कि अगर मैं आईटी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मैंने पहले भी आईसीएस किया हुआ है, उससे पहले मैट्रिक में मैंने कंप्यूटर साइंसेस पढ़ा हुआ है। यानी कि वो देखते हैं सारी चीज़ें ना, एसओपीज़ में हमने क्लियर करना होता है, तो वो कंसल्टेंट भी कर देता है। तो बेहतर यही है कि आप खुद बनाएं ताकि आपको पता हो कि आपने क्या लिखा है एसओपीज़ में, क्योंकि बाद में फिर वो अगर क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी का या एम्बेसी का, तो फिर उसमें मसला ना बने आपके लिए। खैर, 4 डॉक्यूमेंट हो गए, 5 4 मैंने बताया जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। पासपोर्ट, आईडी कार्ड हो गया, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कि आइट्स, सही है। ये इन चीज़ों के बाद मैंने आपको बताया कि जो ड्यूरिंग प्रोसेस भी आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाते हैं, उसमें एसओपीज़ है, वो तो कोई इतना काम नहीं है, एसओपीज़ हो जाते हैं। उसके अलावा जो है, अगर आपका स्टडी गैप है, फ़र्ज़ करें आपने 2023 में अपना इंटर क्लियर किया है और आप बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं बैचलर्स के लिए 2024 सितंबर में, तो आपका 1 साल का गैप हो गया। वो 1 साल का गैप कब यूनिवर्सिटी इशू बनाती है, एम्बेसी इशू बनाती है कि इसने 1 साल का गैप अपनी स्टडी में क्यों डाला, ये शायद इंटरेस्टेड नहीं है स्टडी में, तो क्लियर करे। तो उसके हमने क्लियर करना होता है, उनको कुछ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने होते हैं। जैसा कि मैंने 2022 में किया था अपना क्लियर इंटरमीडिएट, और मैंने 2024 जनवरी टेक में ही आया, मेरा 1.5 साल का गैप था। तो मैंने कैसे क्लियर किया, मैंने एक इंग्लिश का कोर्स किया हुआ था 2 माह का बैच से लाहौर में, तो उसका मैंने सर्टिफिकेट उनसे निकलवाया। उसके अलावा मैंने एक जॉब की हुई थी, तो जॉब का मैंने एक्सपीरियंस लेटर निकलवाया। तो मैंने अपने क्लियर किया कि मैं फ़ारिग नहीं बैठा घर, मुझे इंटरेस्ट है काम करने में और पढ़ने में, तो मैं अपनी स्टडी भी जारी रखी है, साथ में छोटे मोटे कोर्स। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिन्हें कहते हैं, सही है। और इसके बाद अगर ये रिक्वायर नहीं है, फ़र्ज़ करें आपने इंटरमीडिएट के फ़ौरन बाद आपने ये अप्लाई कर दिया बैचलर्स के लिए, तो फिर रिक्वायर नहीं है डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स की कोई इतनी खास ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद जो काफ़ी जिन लोगों का मसला बनता है वो बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। वो उसकी ब्रेकडाउन मैं एक अलग वीडियो में कर दूंगा, शॉर्ट बना दूंगा कि ब्रेकडाउन किस तरह करते हैं, कितने एक्सपेंसेस आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी चाहिए आपको, और किस लिहाज से वो कैलकुलेट करते हैं यूके एम्बेसी वाले और यूनिवर्सिटी वाले कि आपके पास कितना फ़ंड होना चाहिए, सही है। तो बैंक स्टेटमेंट आपका एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बैंक मेंटेनेंस लेटर होता है वो। बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली है क्या कि 3 माह आपने वीज़ा फाइल करने से पहले, कैश लेटर अप्लाई करने से पहले की 3 माह आपके बैंक में इतना पैसे होने चाहिए, मीन्स कि जो आपको अगले 3 साल बैचलर्स के डिग्री में फ़ंड कर सकें। तो बैंक स्टेटमेंट एक्चुअली ये है। तो
वो आपने प्रोवाइड करनी होती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। और बैंक मेंटेनेंस लेटर मींस कि ये बैंक इशू करता है एक लेटर कि ये जो स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है, ये हमारा क्लाइंट है, इसके काफ़ी देर से हमारे अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, पिछले 3 माह से इसके पास ये इतने पैसे होल्ड हैं और ये ट्रस्टी है, इसके पास पैसे हैं। हमने यही मेन शो करना होता है कि पैसे हैं कि नहीं। सही है। बैंक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद जो है, अच्छा एक डॉक्यूमेंट्स मैंने बीच में मिस कर दिया, सॉरी, वो ये है कि आपको कॉलेज में से या आपने जहाँ से अपना इंटरमीडिएट क्लियर किया है, सही है, वहाँ से आपको रिकमेंडेशन 2 लेटर चाहिए होते हैं। मींस के फ़र्ज़ करें आपने किसी कॉलेज से अपना इंटरमीडिएट अपना क्लियर किया, तो आप कॉलेज में जाएंगे, वहाँ पे किसी भी 2 सब्जेक्ट के 2 टीचर्स को आप कहेंगे कि आप मुझे रिकमेंड कर दें कि मैं बाहर स्टडी कर सकता हूँ, मेरा पिछला रिकॉर्ड ठीक था, तो वो आपको 2 रिकमेंडेशन लेटर बना देंगे, 2 डिफरेंट टीचर्स। सही है। तो वो भी मैं उनके भी टेम्पलेट यहाँ शो कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो मैं किस डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। तो वो 2 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और एक करैक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। करैक्टर सर्टिफिकेट में बस यही कि कॉलेज ने आपको बताना होता है, आपका करैक्टर के बारे में बताना होता है कि इस बच्चे ने फ़लाँ ड्यूरेशन से लेके फ़लाँ ड्यूरेशन तक हमारे पास पढ़ा है और कोई क्रिमिनल कन्विक्शन नहीं थी, तो हम इसको रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है। ये 3 डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट जो साइड पे हैं वो आप किसी भी होकर जाके अपने कॉलेज से ले सकते हैं जहाँ से आपने इंटरमीडिएट क्लियर किया है। सही है। तो वो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो लाजमी होते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करते हैं, बाद में एम्बेसी को प्रोवाइड करते हैं, तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता आपको बाहर आने से। भाई बहुत इजी है, ये डॉक्यूमेंट बस आपने प्रोवाइड करने हैं। अगर मेन जो ना बाहर कुछ बंदे रह जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, मेन जो मसला क्या बनता है डॉक्यूमेंटेशन का, मैंने आपको 3 स्टेप बताए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लेंथी जो आप मेन स्टेप ही डॉक्यूमेंटेशन है। अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो कोई एम्बेसी आपका वीज़ा नहीं रिजेक्ट कर सकती, कोई भी यूनिवर्सिटी आपको रिजेक्ट नहीं कर सकती कि हम इसको दाखिला नहीं दे रहे। सही है। तो मेन डॉक्यूमेंटेशन ही है, यही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो मैंने बता दिया। उसके अलावा ड्यूरिंग प्रोसेस टीबी टेस्ट चाहिए होता है, वो भी मैं उसका टेम्पलेट शो कर देता हूँ। लेकिन वो बात की बात है जब प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाता है, पिछली सारी डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो जाती है फिर बाद में। सो गाइज़ ये तो सारे डॉक्यूमेंट, ये लिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। अगर किसी चीज़ की भी आपको समझ नहीं लगी हो या कन्फ्यूजन हो किसी चीज़ का, तो आप कमेंट में विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिए, तो मैं इंशाल्लाह लाजमी आपका कमेंट पे रिप्लाई करूँगा, एक वीडियो बनाऊँगा, प्रॉपर आपको गाइड करूँगा अच्छे तरीके से। और अगर मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस इन्फॉर्मेशन पे अपनी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखें।